खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कुलदीप नैयर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता। किनको किनको मिला है? अरफा खान। हाँ, अरफा खान और बोलिए अजीत अंजुम और अरफा खानम, ठीक है, 2 लोग मिले। बताइएगा वालोंग मेला कहाँ पे शुरू हुआ है? कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वालोंग मेला का आयोजन किसने किया है? भारतीय सेना। आप बताइएगा कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा, ठीक है। बताइएगा कि अरुणा मिलर को किस अमेरिकी राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है? ठीक है ना, तो अरुणा मिलर कहाँ के उपराज्यपाल बनी है? मेरीलैंड राज्य की, ठीक है। बताइएगा कि होल्गर रूने का संबंध किस खेल से? टेनिस से। किसे किसे? टेनिस से। होल्गर रूने का संबंध किस खेल से? टेनिस से, ठीक है। ये पुरुष पेरिस मास्टर खिताब जीती है कौन? पेरिस। होल्गर रूने कौन जीती है? पेरिस मास्टर खिताब कौन जीता है? होल्गर रूने। संबंध किससे इनका? टेनिस से है। बताइएगा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या है? हाँ, फिट इंडिया, ठीक है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या है? तो तूफान और तूफानी। इसका शुभारंभ किसने किया था? पीवी सिंधु। अभी बताइएगा आप लोग अब कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ लॉन्च किया गया? अमूर फाल्कन मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में हुआ है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। और बाल दिवस भी कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया? ठीक है, शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है। कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य को घोषित किया है? तमिलनाडु को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? ठीक है। बताइएगा 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? झारखंड के द्वारा। और 17वां G20 कहाँ पर हुआ 2022 में? 18वां G20 2023 में कहाँ होगा? भारत में। कहाँ होगा? भारत में। वांगला महोत्सव किसने मनाया? किस राज्य में? मेघालय। वांगला महोत्सव कौन मनाया है? मेघालय। जबकि आमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। आमूर फाल्कन कहेगा तो मणिपुर। वालोंग कहेगा तो वालोंग फेस्टिवल अरुणाचल, ठीक है। आगे बताइएगा जॉर्ज रसेल का संबंध किस क्षेत्र से है? बोलिए। जॉर्ज रसेल हम पूछे। जॉर्ज रसेल ये ग्रैंड प्रिक्स रेस प्रतियोगिता में, ठीक है ना, तो ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? जॉर्ज रसेल। कौन जीता है? जॉर्ज रसेल जीते हैं, ठीक है। बताइएगा कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सी कंपनी बना रही है? कौन बना रहा है? रिलायंस बना रही है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर। नताशा पिर्क मूसर ये कहाँ के हैं? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बताइएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? कार्लोस सौरा को। किसको दिया गया है? कार्लोस सौरा को दिया गया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? विवेक जोशी बने हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? अलग आता है। एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन एक अलग आता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो प्रदर्शन में कहेगा परिवर्तन प्रदर्शन में तो 8वां। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। बताइएगा किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? डेविड वार्नर। बताइएगा केनेथे किप्रोप रेंजू का संबंध किस क्षेत्र से है? केनेथे किप्रोप रेंजू इन पे हाल ही में 4 सालों का प्रतिबंध लगा है। ये क्या है? एथलेटिक्स या धावक है। कौन? केनेथे किप्रोप रेंजू। क्या नाम है इनका? केनेथ किप्रोप रेंजू। केनेथ किप्रोप रेंजू क्या है? तो एक धावक है। इन पर 4 सालों का प्रतिबंध, 5 सालों का इस पे क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया। ये कहाँ के धावक है? केनिया के, ठीक है। बताइएगा पेशा कानून किस राज्य ने लागू किया है? मध्य प्रदेश ने। और बिल्ली जीन किंग कप किसने जीता है? स्विट्जरलैंड। बिल्ली जीन किंग कप किसने जीता है? स्विट्जरलैंड के द्वारा। शिव नरवाल ने हाल ही में एयर एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बताइएगा कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? अरविंद बिरमानी। किसको माना गया है? अरविंद बिरमानी को, ठीक है। बताइएगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? श्रीलंका। और वैश्विक उत्पाद में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? भारत है। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? शाहरुख खान को। बताइएगा किस राज्य ने गरीब पिछड़ों वर्ग को आरक्षण को 77% बढ़ा दिया है? झारखंड के द्वारा। वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत की पहली कहाँ चली? बेंगलुरु में चली है, ठीक है। इंडियाड एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? हरियाणा। किसको मिला है? हरियाणा। इंडियाज एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसको मिला है? हरियाणा को मिला है। मर्चेंट वन अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है? एमएसएमई के लिए। एमएसएमई बैंकों के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है।
T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। और बताइएगा भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है कौन सा होता है? वरुण की गरुड़, वरुण की गरुड़, दोनों में अंतर है। गरुड़ होता है, गरुड़, गरुड़। और वरुण जो होता है ना ये वो नौसेना का होता है, ठीक है? वरुण नौसेना का, और गरुड़ जो होता है ना, गरुड़ पक्षी है ना उड़ने वाला, तो हवा में उड़ता है, तो गरुड़ कैसा होगा? वायुसेना का। और वरुण जो होगा कैसा होगा? नौसेना का, ठीक है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है कौन सा? गरुड़। वायुसेना का अभ्यास है तो पूछेगा निम्न में से कौन वायुसेना का फ्रांस का अभ्यास है? तो गरुड़ है, जो कि वरुण जो होता है ना वो नौसेना का अभ्यास होता है। आगे बताइएगा कि हाल ही में भारत और आसियान मैत्री वर्ष के रूप में किस वर्ष को नामित किया गया है? 2022 को किस वर्ष में नामित किया? भारत और आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। आसियान का स्थापना कब हुआ? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान में टोटल कितने देश है वर्तमान में? वर्तमान में अभी कितना हो गया है? पहले 10 था, लेकिन वर्तमान में पूर्वी तिमोर लिस्ट जुड़ गया है, तो कितना हो गया है? 11 देश हो गए, ठीक है? कार्लोस सौरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? सत्यजीत रे लाइफटाइम अवार्ड। कौन सा? सत्यजीत रे। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू हस्ताक्षर किया है? कंबोडिया के साथ। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ बना है? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसको समर्पित किया गया? कैंपेगौड़ा को। किसको? कैंपेगौड़ा। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहेगा तो कैंपेगौड़ा को, बेंगलुरु में, ठीक है? बताइएगा कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बरगोहिन ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है? एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? माहुली घोष का संबंध किस क्षेत्र से? शूटिंग से है, ठीक है? बताइएगा शिव नरवाल का संबंध शूटिंग। शिव नरवाल, उनका नाम है शिव नारायण चंद्रपाल। वो क्या है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? हरियाणा को दिया गया है, ठीक है? बताइएगा कि कुलदीप नैयर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में? किसको किसको? आरफा खानम और अजीत अंजुम को। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कौन सा पुरस्कार? कुलदीप नैयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? बताइएगा कि 31वां जो बिहारी पुरस्कार है किसको दिया गया था? और 32वां माधव हांडा को, ठीक है? चलिए बताइएगा हिस्ट्री। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? वास्तविक रूप से राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक, ठीक ना, राजनीतिक नियंत्रण वास्तविक रूप से क्या किया? स्थापित किया था। क्योंकि राजनीतिक रूप से इसलिए क्योंकि उसी समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अंग्रेजों को दी गई थी। और किससे संधि किया था? शाह आलम द्वितीय से। तो राजनीतिक रूप से संधि हुआ ना, तो पहला राजनीतिक रूप से संधि कब हुआ था? 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो पूछेगा अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण किस संधि से स्थापित हुआ था? इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 से। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है? 1772 में किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये उस समय क्या था? 1772 में गवर्नर था। लेकिन ये गवर्नर जनरल कब बना? 1774 में। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको मानते हैं? न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। बताइएगा कि किसके समय में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कब किया गया था? इसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे के अलावा 3 और थे। हाँ, लेमेस्टर, चेमेस्टर और हाइड, ठीक है? बताइएगा भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कभी कभी सत्येंद्र नाथ सिन्हा भी लिखता है, ठीक है ना? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ऐसे सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार 1909 में शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी में। तक भारत वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? प्रसन्न नहीं, सत्येंद्र सिन्हा है ना? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। प्रसन्न जो थे ना वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है? ठीक है? भारत बताएगा कि प्रथम आईसीएस अधिकारी भारत में कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब चुने गए थे? 1863 में। ये प्रथम अधिकारी थे। लेकिन प्रथम अधिकारी कौन था जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुआ था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
भारत में लोक सेवा के लिए तीन आयोग बैठा था। एक था एक्चिंसन आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था एक्चिंसन का? 1886 में। उसके बाद है इंसलिंगटन आयोग, कब बना? 1912 में। उसके बाद ली आयोग कब बना? 23-24 दोनों होता है, 23 या 24 में। गठन किसका हुआ था? ली आयोग का था। भारत में लोक सेवा के लिए कितना आयोग बैठा? 3 आयोग। पहला कौन था? एचिंसन कब बना? 86 में। उसके बाद इंसलिंगटन कब बना? 1912 में। उसके बाद कौन बना? ली आयोग कब बना था? इन तीनों का संबंध किससे है? लोक सेवा से। किससे है? उसे कहते भारत में लोक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लोक सेवा के लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए थे? तो पहला कौन होगा? एचिंसन, उसके बाद इंसलिंगटन, उसके बाद ली आयोग। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? इसी ली आयोग ने सुझाव दिया था 1924 में, तो 26 में बना था। और फिर इसी को तब्दील करके किसमें बना दिया गया? संघीय लोक सेवा आयोग कब बनाया गया था? 1935 में बनाया गया। ठीक है। संघ लोक सेवा। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? कहाँ कहाँ लागू किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के जिलों में कौन सा लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त, या इसी को और क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त कितना ना इस्तेमारी बोला जाता है, या इजारेदारी जिसको बोल देता है कभी कभी। तो अस्थायी बंदोबस्त और कौन सा? जमींदारी कहिए या इस्तेमारी कहिए व्यवस्था। ये किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के जिलों में इसको लागू किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। और पहली बार ये कौन किया था? सबसे पहले डुप्ले ने बनाया। कौन बना था? डुप्ले अपनाया था। ठीक है। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कब स्थापित किया? उसके बाद कौन किया? तंजावुर 1799 में, मैसूर भी 1799 में, अवध 1801 में। अवध कब किया? 1801 में। तो पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, उसके बाद तंजौर, उसके बाद मैसूर। 98 में हैदराबाद, तंजौर और मैसूर 99 में। 1801 में क्या होगा? अवध। 1801 में कौन स्थापित किया था? अवध। ठीक है। व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। इसी समय पूछता है कि किसके समय में सर्वाधिक भारतीय ब्रिटिश का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि सबके राज्यों को क्या आ रहा था? हड़प रहा था, तो विस्तार इसका क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। राज्य हड़प नीति, ठीक है ना, मतलब ऐसा ये चीज है। पूछता है कि राज्य हड़प नीति क्या था? राज्य हड़प नीति क्या था? मतलब ऐसा क्षेत्र जिसपे अंग्रेजों के बल पे उसको शासन चलाया जा रहा है, मतलब अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र है, उनके बल पे कहीं का शासन चलाया जा रहा है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का, जिस राजा को शासन चला रहा है, अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, तो शासन किसके अंतर्गत चला जाएगा? अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन उसमें गोद लेने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, ठीक है ना, और अंग्रेजों ने उनका राज्य के निर्माण करने में अगर सहयोग दिया है लड़ाई में, ठीक है, तो उसके राज्य में उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अगर उनका बच्चा नहीं है तो किसी को गोद नहीं लेंगे। इसी को कहा गया राज्य हड़प नीति। ठीक है। इसी तरह हुआ था कि जमींदारी छीनी गई थी, रानी झांसी का उनका लड़का नहीं था, वो गोद ली थी, इसीलिए उनका क्या कर लिया था? छीन लिया गया था। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत किनको किनको मतलब शामिल किया गया था और कब कब शामिल किया गया? तो पहले बताइएगा कि ये डलहौजी जो था गवर्नर कब बना था? 1848 में। तो डलहौजी जब, देखो वो सहायक संधि अलग है, अब व्यापक सिद्धांत क्या है? अलग है। सहायक हुआ तो 1798 में, लेकिन व्यापक कब हुआ? 1848 में। तो 1848 में व्यापक सिद्धांत के अंदर सबसे पहले किसको मिलाया गया? सतारा। कब? 1848 में। जैतपुर, तो जैतपुर संभलपुर साथ में, जैतपुर संभलपुर 49 में। बताइएगा कि बघाट को कब मिलाया गया? 50 में। उदयपुर 52 में। झांसी 53, नागपुर और अवध को कब मिलाया गया था? 56 में। कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था ना। तो पूछता है कि कुशासन का आरोप लगाकर व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को मिलाया गया था? अवध को। अवध को कब मिलाया गया? 1856 में। ये है व्यापक सिद्धांत के अंदर 1856 में। लेकिन सहायक संधि के तहत कब मिलाया गया था? 1801 में। दोनों में अंतर है। ठीक है। बताइएगा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या संदार निष्क्रियता की नीति कौन लेकर आया था? लॉरेंस। बोला था संदार निष्क्रियता का जनक किसको माना गया है? लॉर्ड लॉरेंस को माना गया था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, या संदार निष्क्रियता कहिए या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। कौन लेकर आया था? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? किस गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1858 बना था ना, अधिनियम आया था 1858 का, जिसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को क्या कर दिया गया था? सौंप दिया गया था। ठीक है।
बताइएगा कि वर्ष 1961 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? कैनिंग के समय में। भारतीय दंड संहिता किसके समय में आया था? कैनिंग के समय में आया था, ठीक है। राजा उपाधि अधिनियम या शाही उपाधि अधिनियम कब आया? 1876 में। और इसको प्राप्त करने महारानी विक्टोरिया को क्या उपाधि दी गई थी? कैसर हिंद की उपाधि। कब? 1800 उपाधि अधिनियम में क्या दिया गया था? कैसर हिंद का से सम्मानित किया गया। बताइएगा कि अकाल आयोग का गठन, ठीक है ना, इसमें लिखा है भारत का प्रथम अकाल आयोग कब बना? 1880 में। किसके अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है ना, किसके अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में भारत में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था 1880। दूसरा कब हुआ? 98 और तीसरा एक 1901 में। बहुत सारे ऐसे 1944 में भी एक बनेगा, नहीं 43 में एक बनेगा ना, बंगाल के लिए अकाल आयोग। एक 43 में बनेगा, एक 1880 में, एक 98 में, एक 1901 में, ठीक है। तो किसके अध्यक्षता में बना था? तो लॉर्ड लिटन इसमें क्या था? गवर्नर था, ठीक है ना। स्ट्रेची आयोग जब बना था उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिटन था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कौन है? कौन है? रिपन। कौन है? रिपन। पूछता है कि ब्रिटिश काल में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था, तो नेपाल पर अधिकार कब किया गया? 1816 में। कौन सी संधि? सुगौली की संधि के तहत, ठीक है। 1816 में। सिंध पर कब अपनाया गया? 1843 में, ठीक है ना। और इसी के विषय में एक जो वहां का गवर्नर था वो क्या कथन दिया था? ये अफगानी तूफान की पुष्टि किसने कहा था? जॉन नेपियर वहां उस समय गवर्नर था, ठीक है ना। उसी समय मिलाया जा रहा था जब वहां क्या था, वो गवर्नर था जॉन नेपियर। ये 1843 में। तो जब 1843 में मिलाया जा रहा था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो का कार्यकाल 42 से 44 किसका कार्यकाल है? और एलन बरो को कार्यकाल कहूँ शानदार आक्रमणकर्ता की नीति का काल माना जाता है। बोला था ना, शानदार आक्रमणकर्ता की नीति का काल किसको माना जाता है? तो एलन बरो के कार्यकाल को माना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि भूटान को कब मिलाया गया? 1865 में मिलाया गया। किसको? भूटान को। उस समय शासन कौन कर रहा था? लॉरेंस। कौन कर रहा था? लॉर्ड लॉरेंस। इसका 64-69 शासनकाल है ना, 64 किसका है? लॉर्ड लॉरेंस का है, ठीक है। बर्मा को कब मिलाया गया? 1885 में। किसको मिलाया गया? बर्मा को मिलाया गया। उस समय कौन था? डफरिन, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल कितना है? 84 से 88 है, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। पहला नेपाल में 1816 में किया गया था। उसके बाद किस पे किया गया था? सिंध पे 1843 में किया गया। भूटान पे 1865 में किया गया। और बर्मा पे 1885 में। कभी कभी अगर डेट याद रहेगा तो सजाने कोई पूछ देगा कि काल क्रम अनुसार क्या करें इसको सजाएं, या कभी कभी इसका कार्यकाल के अंतर्गत कौन गवर्नर जनरल था ये भी पूछेगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय कब हुआ? 1849 में। ब्रिटिश शासन का पंजाब में विलय कब हुआ था? 1849 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था, ठीक है। बताइएगा भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? कब बने थे? 1863 में। कब बने? 1863 में। भारत में लोक सेवा के लिए कितने आयोग बने थे? 3 गो। कौन कौन? एचिंसन, उसके बाद इंसलिंगटन, उसके बाद ली आयोग। एचिंसन, इंसलिंगटन, ली आयोग, ठीक है। बघाट को कब मिलाया गया? जैतपुर और संबलपुर 49, झांसी 53 और 54 में क्या था? नागपुर, ठीक है। 1856 में अवध था, ठीक है। बताइएगा कि संबलपुर को कब मिलाया गया था? 49, बघाट उदयपुर 52, उदयपुर कब था? 52, बघाट कब था? संबलपुर जयपुर 49, सतारा 48। सतारा को तो पूछेगा कि सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत का दर किसको मिलाया गया था? सतारा को कहेगा 1848 में। लेकिन कहेगा सहायक संधि का सबसे पहले किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया। कुछ बताइएगा साइंस फिजिक्स। पाराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पाराध्वनिक यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, फिर चाहे 20,000 से हर्ट्ज से अधिक हो। इसके बताइएगा कि ध्वनि तरंगे इसमें से किससे नहीं होकर गुजर सकता? निर्वात से। यानी कि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, ध्वनि के गमन के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं? नहीं है। इसके मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? ठीक है, 20 से 20,000 के बीच। इसके बताइएगा कि सामान्य टीवी कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाला तरंग कौन सा है? औरत।
माइक्रो ओवन में कौन सा? सूक्ष्म तरंग। माइक्रो ओवन में सूक्ष्म तरंग। इसके बाद जल को कीटाणु रहित करना है तो पराबैंगनी किरण। कौन सा? पराबैंगनी किरण का यूज करते हैं। इसके बाद संचार वाला में कौन सा करेंगे? संचार रेडियो तरंग। कौन सा? रेडियो तरंग। इसके बताएगा कि किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? पानी, लोहा, वायु या निर्वात? निर्वात में। सही है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर भी याद रखिएगा, या 17 मीटर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि के वायु में वेग का अनुपात कितना होता है? लगभग अनुमानतः 330 या 32। ठीक है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड या कभी 32 भी रहे। इसके प्रस्रव्य वे ध्वनि जिनकी आवृत्ति कितना हो? 20,000 से अधिक हो। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के क्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा, ग्रेनाइट, इसके बाद हवा, पानी। लोहा में। ठीक है, किसमें? लोहा में। यानी कि ठोस में सबसे क्या होता है? अधिक होता है। इसके बताएगा कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और वो अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? ये प्रस्रव्य तरंगे निकालते हैं और उन्हीं द्वारा निर्देशित करते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? 30 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो कितना शोर होगा? 30 डेसिबल। ध्वनि का तत्व तो किस पर निर्भर है? आवृत्ति। ठीक है, किस पर? आवृत्ति। यानी कि आवृत्ति बढ़ेगा तो तत्व तो क्या होगा? अधिक होगा। ध्वनि क्या होगी? पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होता है। क्या होता है? पतला। ठीक है, तो आवृत्ति, ये मतलब आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग तो बढ़ेगा, उस टाइम आवाज क्या होगा? पतला होता है। मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यानी कि 20 से 20,000 के बीच। इसके बताएगा कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? यानी कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। ध्वनि तरंगे निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? विवर्तन की, ध्रुवण की, या व्यतिकरण या परिवर्तन की घटना? ठीक है, यानी कि ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश में होता है। ठीक है, किसमें? प्रकाश में। ध्रुवण की घटना किसमें होता है? प्रकाश में होता है, जबकि ध्वनि में नहीं होता है। इसके बताएगा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा? ठीक है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या है? ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सही है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना होता है? 60 डेसिबल। कितना है? 60 डेसिबल। एक मतलब एवरेज औसत 60 डेसिबल। डेसिबल के किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ध्वनि। इसके बाद बताइएगा कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? धातु में, ठोस में। सही है। द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किस में? आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। स्टील में, निर्वात में, वायु में, जल में? स्टील में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि शिकार, परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन सा? प्रस्रव्य, वही प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। ठीक है, प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल ये होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने माना है कि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण कितना होना चाहिए? स्तर 45 डेसिबल होना चाहिए। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानतः स्तर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। रात में कितना होना चाहिए शोर? 45 डेसिबल। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, वो कौन सा है? सोनोग्राफी। क्या है? सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का यूज किया जाता है, सोनोग्राफी। ठीक है। इसके बाद EEG का जांच किसमें करते हैं? मस्तिष्क। EEG मस्तिष्क। ECG का हार्ट। ECG का हार्ट। ठीक है। इसके बताइएगा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, कारण क्या है? वहां पर वायुमंडल नहीं है। वहां पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पर। ठीक है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों होना चाहिए कैसा? ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि के क्या कर ले? अवशोषण कर ले। ठीक है। इसके बाद किसी माध्यम में ध्वनि का अपेक्षाकृत तेज चलती है? यानी कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में, भाप में, जल में, या लोहे की छड़ में? लोहे की छड़ में। ध्वनि तरंगे ये किस माध्यम में चल सकता है?
यानी कि ऑप्शन ठीक है, निर्वात में नहीं चल सकती है, बाकी सभी माध्यम में चलती है। किसका ध्वनि का वेग, यानी ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? दाब का। दाब, ध्वनि के मतलब कि ध्वनि पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, कौन? दाब। सही है। इसके बाद मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब कितनी होनी चाहिए? शोर के लिए 85 डेसिबल। कितना? 85 डेसिबल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए 85 डेसिबल से। इसके बाद दो लोग आपस में बात करेंगे तो कितना डेसिबल? 30 डेसिबल। WHO ने कितना माना है कि होना चाहिए? 45 डेसिबल। और मनुष्यों के लिए शोर की सीमा कितना होना चाहिए? 85 डेसिबल। पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करती है? ध्वनि बूम। कौन सा? ध्वनि बूम, ठीक है, हाँ, शंक्वाकार। इसके बाद 100 डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा, ये कौन सा? यंत्रकार कारखानों में। सही है। इसके बाद ध्वनि के स्रोत व परवर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। सही है। जब एक सितार बांसुरी पर, मतलब कि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कैसे अंतर करेंगे कि कौन कैसे बज रहा है ना? यानी कि उसके ध्वनि गुणता से, केवल उसकी गुणता से ही पहचान, मतलब पहचान कर लेंगे कि कौन इसमें क्या है, ठीक ना? ध्वनि गुणता से, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा कि श्रव्य सीमा कितनी होती है मनुष्य की? ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि किसी चीज को, यानी कि अनुरणन मतलब क्या होता है? अनुरणन यानी कि देखते हैं कि एक हॉल में बोला जाता है और वही बार बार हम लोग को आवाज सुनाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। वो हम लोग को मस्तिष्क पर लगभग 0.8 सेकंड तक रहता है, ठीक है? कितना? 0.8 सेकंड तक रहता है। इसके बाद कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर, यानी कि जो तरत्व है किस पर निर्भर है? आवृत्ति। जब आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि के तरत्व भी क्या होगा? बढ़ता है। उस कंडीशन में आवाज क्या होगा? पतला होता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि सबसे अधिक जो 25 डिग्री सेल्सियस पर करके पूछा जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होता है? एल्युमिनियम में 64-20, एल्युमिनियम में 64-20, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पर होगा निकेल में, ठीक ना? 1 नंबर पर एल्युमिनियम 64-20, 2 नंबर पर क्या होगा? निकेल 64-40। कितना होगा? 64-20 होगा एल्युमिनियम और निकेल में 60-40, निकेल में 60-40, निकेल में 60-40। लोहा में लगभग 51-30, लोहा में कितना होता है? 51-30 होता है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? ठीक है, होती है। ध्वनि के लिए होती है, ठीक है, ध्वनि के लिए होती है, प्रकाश के लिए नहीं होती है, ठीक है, प्रकाश के लिए नहीं होती है। तो यांत्रिक होने के कारण इसे संचरण के लिए क्या होना? माध्यम की आवश्यकता होता है, ठीक है। इसके बाद अश्रव्य सीमा कितना होता है? 20 से नीचे, 20 से नीचे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। अश्रव्य को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से क्या होता है? नीचे होते हैं। इसके बाद श्रव्य सीमा जो हम लोग सुनते हैं, तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच को क्या बोलते हैं? श्रव्य सीमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी ऑडियोबल वेव्स। क्या बोलते हैं? ऑडियोबल वेव्स बोला जाता है। इसके बाद अगर 20,000 से ऊपर हो तो उसे क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक प्रश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है, प्रश्रव्य। इसके बाद कि यानी कि ध्वनि पर दाब के प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। ताप के प्रभाव पड़ता है, ताप के प्रभाव पड़ता है, दाब के प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वायु के ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितना ध्वनि के बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना? यानी कि दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं होता है, लेकिन ताप का प्रभाव होता है, ठीक ना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 0.6, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि साधारण बातचीत के लिए हम लोग को कितना तीव्रता होनी चाहिए? साधारण बातचीत के लिए 30 से 40। 2 लोग आपस में बात करेंगे तो कितना होगा? 30, लगभग 30 से 40 याद रखिएगा, ठीक ना? 30 डेसिबल शोर होता है। इसके बाद WHO ने कितना माना है कि शोर होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। और मनुष्य के लिए कितना होना चाहिए? 85 डेसिबल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर जोर से आप साधारण बातचीत करेंगे तो कितना होना चाहिए? 30 से 40। लेकिन जोर से आप बात करते हैं तो कितना होना चाहिए? 50 से 60। जोर से बात करेंगे तो 50-60, एक मतलब साधारण तौर से बात करेंगे तो 30 से 40, जोर से बात करेंगे तो 50 से 60। और विद्युत मोटर जो होती है आवाज करना 110, कितना? 110, ठीक है, 110। तो साधारण बातचीत करना 30 से 40, जोर से बात करना 50 से 60, विद्युत मोटर 110, विद्युत मोटर 110। इसके बाद सायरन,
सायरन 110 से 120, सायरन बजता है ना गाड़ी का, ठीक ना, तो सायरन कितना 110 से 120, विद्युत मोटर 110, और सायरन कितना 110 से 120। इसके बाद जेट विमान 140 ले 50, ठीक ना, 140 ले 50, जेट विमान 140 ले 50। लास्ट यंत्र कारखाना 100 से 120, यंत्र कारखाना तो सदा बातचीत कितना होगा 30 से 40, जोर से बात करेंगे तो 50 से 60, विद्युत मोटर 110, विद्युत मोटर 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 ले 150, जेट विमान 140 ले 150, यंत्र कारखाना, ठीक है। आगे बताइएगा बायोलॉजी, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक, कार्बनिक, विटामिन क्या होता है कार्बनिक। विटामिन का शब्द का सबसे पहली बार मतलब कि शब्द किसके द्वारा दिया गया था, फंग 1911 में, ठीक है। इसके बाद कि किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ठीक ना, विटामिन, ठीक ना, क्या किसको, विटामिन को, यानी कि किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, विटामिन, ठीक है। इसके भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें, वसा में, यानी कि 1 ग्राम अधिक लेगा, अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं या 1 ग्राम वसा लेते हैं तो सबसे अधिक आपको किससे एनर्जी मिलेगी कैलोरी की मात्रा में, वसा में, ठीक ना, किसमें, वसा में। इसके बाद सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, सेब खाने के लिए बोला जाता है जो हृदय रोग से होते हैं, ठीक ना, हृदय से रोगी होते हैं, तो ये क्यों बोला जाता है ऐसे, ठीक ना, क्योंकि उसमें क्या होता है पोटेशियम, सेब में क्या होता है ज्यादा पोटेशियम, तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इनके बड़ा स्रोत है किसका, पोटेशियम का, तो सेब में क्या पाया जाता है पोटेशियम। इसके बाद बताना है कि निम्नलिखित में सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ले लीजिएगा, मिर्च, इसके बाद कुम्हाड़ा, ठीक ना, मटर, मूली, किसमें, मिर्च में, किसमें, मिर्च में, जबकि ऐसे स्रोत कौन सा नेचुरली तौर से है, आंवला, ठीक ना, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आंवला में, लेकिन मिर्च में भी क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद होता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी, ठीक ना, तो ये लौह, ठीक ना, लौह के ये किसके अवशोषण में विटामिन सी ये मतलब मदद करता है, तो लौह को अवशोषण करने में कौन विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सी। विटामिन सी का जो क्या नाम है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बियम, ठीक ना, एस्कॉर्बी एसिड, ठीक ना, एस्कॉर्बी अम्ल का ये विटामिन सी का ये नाम है। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ऑप्शन ले लीजिएगा, कौन सा इसे विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक ना, तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी, विटामिन सी ये भंडारित नहीं होता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के, अब विटामिन के का क्या नाम है रासायनिक, फिलोक्विनोन, क्या नाम है, फिलोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, कौन सा है, गाजर है, प्रचुरतम ऐसे स्रोत लेने तो क्या होगा, गाजर होता है, सही है। इसके बाद विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज, क्या चीज, अंकुरित अनाज खाने, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल, क्या नाम है, टेकोफेरॉल। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए, ठीक ना, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन का, ठीक ना, विटामिन ए का ये निर्माण नहीं होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से यानी विटामिन ए की आवश्यकता की अगर होगा हम लोग कमी तो यानी बाहर से लेना होगा, दवा इसके लिए लेते हैं विटामिन ए का, ठीक ना। इसके बाद आगे कि निम्नलिखित में से विटामिन में कौन सी जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, B6, ठीक ना, सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं तो अधिक दिन तक याद रखने के लिए कौन सी विटामिन, विटामिन 6, ठीक है। इसके बाद बताइएगा याद रखने के लिए विटामिन 6। इसके बाद प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें, सोयाबीन में। इसके बाद एक मशरूम होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें पाया जाता है प्रोटीन। इसके बाद मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन से प्रोटीन की विद्यमान होती है, कीरेटिन, कौन सा होता है, कीरेटिन, सही है। इसके बाद गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, ग्लूटीन, कौन सा है, ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करौंदा, कौन सा, करौंदा। ऐसे जो हरी साग सब्जी पालक होता है उसमें लौह की मात्रा क्या होती है, अधिक होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य रूप से क्या होता है, एमाइलेज, ना। बासमती चावल के दाने पकाने पर कैसा होता है, लंबा होता है, उसमें क्या चीज होता है, एमाइलेज होता है।
भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2 होता है। ठीक है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2 होती है। सही है। इसके बाद बताइएगा कि कौन सा विटामिन ए का प्रचुति जो मतलब क्या है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध नहीं है। क्या है? दूध नहीं है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? एल्फा त्वचा में। किसमें? त्वचा में। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? त्वचा में। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक या अकार्बनिक? ठीक है। इसके बताइएगा कि B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन B1 का थाइमिन। इसके बाद B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। विटामिन 2 का राइबोफ्लाविन। B3 का नियासिन। B3 का नियासिन होता है। इसके बाद पेंटाथोनिक अम्ल किस विटामिन को? B5। पेंटा मतलब क्या होता है? 5 होता है, याद रखिएगा। B5 को पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है। पैराडाइक्सिन किसको कहते हैं? B6। पैराडाइक्सिन B6। इसको साइनोकोबाल्मिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। ठीक है। बेरी किस विटामिन की कमी से? B1। इसके बाद राइबोफ्लाविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। कौन सा? किलोसिस। B2 की कमी से किलोसिस। B3 की कमी से पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा होता है। कौन सा रोग? पेलाग्रा। अब B3 को ही नियासिन कहा जाता है। B3 को नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है। इसके बाद बता दीजिएगा BH का क्या नाम है? बायोटीन। B7 का जिसे B7 का क्या नाम है? बायोटीन। B7 का बायोटीन है। इसके बाद बताइएगा कि जो विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी अस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। इसके विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। सही है। इसके बाद बताइएगा आगे, बताइएगा कि स्टार्च में क्या डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है? स्टार्च में क्या डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है? आयोडीन। क्या डालेंगे? आयोडीन। सही है। आयोडीन डालने पर स्टार्च में इसका रंग कैसा होता है? नीला। प्रोटीन में क्या कौन कौन से तत्व पाया जाता है? प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब कार्बन लग गया तो इसमें ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? कार्बनिक है। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा कौन कौन से होता है। कार्बन होता है प्रोटीन में, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इसके बाद विटामिन कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन कैसा एक है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, अब पूछा जाता है कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड की कितनी आवश्यकता होती है? 20 है। ठीक ना। लेकिन इसमें आप क्वेश्चन देगा कि मतलब कितना आवश्यकता होता है। ठीक ना। सुनिए पहले, ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ये एसआई में पूछा था क्वेश्चन कि कितना आवश्यकता होता है इसे। यानी कि हमारे शरीर में सामान्यतः जो अम्ल होता है एमिनो एसिड वो 20 होते हैं। ठीक ना। जो 9 आवश्यक अम्ल होते हैं। ठीक ना। 9 क्या होते हैं? आवश्यक अम्ल। और जो 11 होता है वो गैर आवश्यक अम्ल होता है। ठीक ना। कितना आवश्यक अम्ल होता है? 9 गो। ठीक ना। कितना गैर आवश्यक होता है? 11 गो। अब आवश्यक अम्ल का केवल याद रखना है कि आवश्यक अम्ल कौन सा है। ठीक ना। आइसोल्यूसिन। क्या नाम है? आइसोल्यूसिन। ये क्या है? आवश्यक है हमारे लिए। ठीक ना। हम लोग के शरीर के लिए 9 गो आवश्यक एमिनो एसिड है। पहला है आइसोल्यून। इसके बाद हिस्टिडीन। क्या नाम है? हिस्टिडीन। ठीक ना। इसके बाद ल्यूसिन। क्या नाम है? ल्यूसिन। उसी ऑप्शन में डाला था पीटी वाला में, ल्यूसिन करके शब्द डाला था। ठीक ना। याद रखिएगा, ल्यूसिन क्या है? आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद मिथियोनिन, ये हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। इसके बाद लाइसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये दोनों क्या है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसके बाद वायलिन। ठीक ना। इसके बाद वायलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन। ठीक ना। इसके बाद फिलाइनोलाइन। ये करके मतलब 9 है, लेकिन 2 कम से कम याद होना चाहिए कि ल्यूसिन और लाइसिन दोनों जो एमिनो एसिड है हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। हमारे शरीर में कितना होता है? 20 होता है। आवश्यक कितना है? 9। और गैर आवश्यक कितना है? 9। ठीक है। इसके बाद लाइसिन और कौन सा है? ल्यूसिन। ये दोनों क्या है? आवश्यक है। सही है। इसके बाद बताइएगा कि एक सामान्य जो महिला कार्यशील है, कार्य करती है महिला, सामान्य तौर पर उनको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जो कार्यशील है महिला को कितना लेना चाहिए? 45 ग्राम। लेकिन जो दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए?
70 ग्राम। जो दूध पिलाने वाली माँ होती है उनको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 70। जो सामान्यतः महिला कार्य करती है 45 ग्राम पर डे उन लोग का क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि परजीवी क्या किसे कहते हैं? परजीवी क्या होता है? जो दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, एक गिलास अगर पानी पिएंगे तो कितना हमको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? 0। एक जो गिलास अगर पानी पीते हैं तो उसमें क्या होगा? 0 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। सही, यानी कि इसके बाद पपीते में मुख्य रूप से विटामिन कौन सी पाई जाती है? सी। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से सी। अब जब पक जाता है तो इसमें क्या? ए। तो मुख्य रूप से सी, ठीक ना। इसके बाद ए, याद रखिएगा इसको। इसके बाद कि जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? जल। जल कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक है। सही है। इसके बाद बताइएगा कि एक परजीवी होता है, एक मृत जीवी होता है, ठीक ना। परजीवी क्या है? ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव पर, मेजबान जीव मतलब होते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी होते हैं। मृत जीवी क्या है? इसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ के पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। जैसे क्या है? कवक है, जीवाणु है, सब क्या है? मृत्यु अपजीवी है। अपघटक के रूप में कौन कौन से हैं? कवक है, जीवाणु, ठीक ना। डिकम्पोज करते हैं, जो मृत शरीर होता है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, खाते हैं उनको, ठीक ना। ये कौन कौन से? कवक है और जीवाणु है। ठीक है, सहजीवी बताइएगा, सहजीवी कौन दर्शाता है? सहजीवी लाइकेन। सहजीवी प्रदर्शित कौन करता है? लाइकेन। सही है, ये खत्म हो गया बायोलॉजी। फिर कल मिलते हैं।